Hello friends, welcome to CEC Live Lectures. Dear friends, today we are starting a new series on education for special children. And in this lecture of the series, we are going to talk about special education, concepts, development, types and education. In this session of the lecture, we will be discussing about the historical developments in the same field. To discuss this topic, we have with us a subject expert Dr. Parveen Sharma. Dr. Sharma is Associate Professor in Hindu College of Education, Sonipat. She has over 31 years of teaching experience. She has produced various PhDs. She has, to her credit, many books and booklets of IGNOU also. Her papers have been published in various national and international journals. She has recently produced a book on pedagogy of English. Without further ado, I would like to welcome ma'am to our studios and request her to start the lecture. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, viewers and listeners. In this session today, we'll discuss our topic, Special Education for Special Children. दोस्तों बात करेंगे कि विशिष्ट बालक या स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, उनकी कैसे वर्गीकरण है, कौन कौन से बच्चे किस श्रेणी में आते हैं और इन बच्चों को हम कैसे पहचानेंगे, एक अध्यापक इनकी शिक्षा का प्रावधान कैसे करेगा और इनके लिए हम और क्या क्या सुविधाएं समाज में जुटा सकते हैं। क्योंकि हम मल्टीलिंगुअल कंट्री में रहते हैं, यानी बहुभाषी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो आज की इस चर्चा में हम कुछ बातें हिंदी में भी करेंगे। हमारा माध्यम हिंदी रहेगा ताकि हमारा जो उद्देश्य है कि जो दूर दराज बैठे हुए बालक जो इस श्रेणी में आते हैं या स्टेक होल्डर्स जो उनके साथ निर्वहन करते हैं या माता पिता जिनको ऐसे बच्चों की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उन सब तक ये जानकारी पहुँचे और इस चर्चा से सभी लाभान्वित हो सकें। तो विल ट्राई कि हम हिंदी में भी बताएंगे ताकि सभी को इस जानकारी का फ़ायदा हो। तो देखेंगे कि स्पेशल चिल्ड्रन कौन से होते हैं। बिफोर वी कम टू इट कि हम इनको कैसे पहचानेंगे, किस श्रेणी में कौन से बालक को रखेंगे और इनकी शिक्षा का प्रावधान कैसे किया जाए, उससे पहले हम देखेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि जो वर्तमान है वो भूतकाल पर स्थित है और उसके आधार पर हम भविष्य में जो निर्णय लेने हैं उनका हम फैसला करेंगे, उन्हें निर्धारित करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि में चलते हैं कि विशिष्ट बालक को 18वीं शताब्दी तक कैसे समझा जाता था। बड़े दुख की बात है दोस्तों कि 18वीं शताब्दी बल्कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक ऐसे बच्चों को अपंग बालकों का नाम दिया जाता था और एक तरह से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। माता पिता भी ऐसा सोचते थे कि जिनके घर में ऐसा डिसेबल बच्चा पैदा होता है उसको वो ऐसा मानते थे कि ये उनके लिए भगवान के द्वारा दिया हुआ कोई अभिशाप है और समाज में भी उनके साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था, उनकी शिक्षा का भी कोई प्रावधान नहीं था। तो सबसे पहले इस विशिष्ट शिक्षा का जो प्रारंभ हुआ वो यूरोप में हुआ। उसके बाद जो अमेरिका के कुछ चिकित्सक और स्पेशलिस्ट स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो यूरोप जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। यूरोप और अमेरिका का इसमें कंट्रीब्यूशन रहा है। उसके बाद हम बातचीत करेंगे कि भारत में जो विशिष्ट बालक हैं उनकी जानकारी कैसे हुई और उसके बाद इसको हमारे संविधान में कैसे मान्यता मिली और उन बच्चों को किस प्रकार से इंक्लूजन श्रेणी में रखा गया। सबसे पहले जो डिसेबल्ड, जैसा कि अभी हमने बात की, उनको ऐसा माना जाता था कि दे आर यूजलेस एंड दे आर इनकेपेबल ऑफ डूइंग their own work, their own task, they are not able. Till the end of the 20th century, there came some changes in the viewpoints towards these children. एक्सेप्शनल चाइल्ड कौन है या स्पेशल चाइल्ड कौन से हैं? विल डिफाइन कि इज ही हु डेविएट्स फ्रॉम द नॉर्मल और एवरेज चिल्ड्रन इन मेंटल, फिजिकल एंड सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स to such an extent that he requires a modification of school practices or special educational services or supplementary instruction in order to develop to his maximum capacity. जैसा कि किर्क महोदय ने बताया कि वो बच्चे जो सामान्य बच्चों से किसी भी तरह से अलग हैं और वो अपना काम स्वयं नहीं कर सकते और उनके लिए हमें विशिष्ट तरह की कुछ
शिक्षा पद्धति चाहिए और उन बच्चों को मेंटल, फिजिकल, इंटेलेक्चुअल हर तरह के जो कार्य हैं उनके लिए अलग से ज़्यादा ध्यान देना होगा, ताकि हम उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ उनकी देखरेख की कर सकें। अब हम बात कर रहे थे जैसे कि किस प्रकार से यूरोप में इसका विकास हुआ। मोस्ट ऑफ द फिजिशियन ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन बिलोंग टू यूरोप, और अमेरिका के जो फिजिशियंस थे, स्पीच थेरेपिस्ट थे, वो भी यूरोप में जाकर शिक्षा प्राप्त करते थे। कुछ साइकोलॉजिस्ट, कुछ टीचर्स हैं, कुछ स्पेशलिस्ट हैं जिनका इसमें बहुत योगदान रहा है, जिनमें से प्रमुख नाम हैं JMG इटार्ड फिजिशियन, E. Sanguine टीचर, साइमन फ्रायड, N. सुलिवन, सैम्यूल ग्रैडलेहो, TH. गैल्यूट एंड फिलिपाइन। हम एक एक करके इनकी चर्चा करेंगे कि इन सब का हमारे इस क्षेत्र में क्या योगदान रहा है। सबसे पहले हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इटार्ड। जो इटार्ड थे वो पहले ऐसे व्यक्ति थे, पहले ऐसे फिजिशियन थे जिन्होंने इन डिसेबल्ड यानी अपंग बालकों पर अध्ययन किया। उन्होंने एक 12 साल के बच्चे पर एक एक्सपेरिमेंट किया। इस बच्चे का नाम था विक्टर। उसको 3 या 4 साल की अवस्था में उस बच्चे को जंगल में छोड़ दिया गया था और वो पशुओं की भांति उसकी आदतें थी और उसके जो पहनने ओढ़ने या उसका जो तरीका था बिल्कुल, क्योंकि जंगली जानवरों के बीच में ही वो बच्चा छोड़ दिया गया था। वहाँ से उस बच्चे को पकड़ा और विक्टर पर उन्होंने स्टडी की और वो ऐसे एक थेरेपिस्ट थे कि इस बालक को उन्होंने सामान्य बालक बना दिया था। तो इस तरह से सबसे पहला जो इसमें कंट्रीब्यूशन है, वो योगदान है, वो इटार्ड नाम के फिजिशियन का रहा। उसके बाद जो है हम बात करेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ सैंगुइन। ही वॉज एनकरेज्ड बाय द वर्क ऑफ इटार्ड। इन 1837 उन्होंने मेंटली डिसेबल्ड यानी वो बच्चे जो मानसिक रूप से बाधित थे उनके लिए एक संस्था खोली, और यहाँ तक कि संस्था ही नहीं, उन्होंने 1846 में एक ऐसी पुस्तक जो है उसका विमोचन किया जिसमें लिखा था कि जो इडियट बच्चे हैं या इडियोसी है उनको कैसे डील किया जाए और उन बच्चों के लिए कौन से साइकोलॉजिकल मेथड से पढ़ाया जाए। तो इस तरह यूरोप में की अगर हम बात करें, यूँ तो बहुत सारा इतिहास है, लेकिन हमने संक्षेप में दो ही महान व्यक्तियों के योगदान की चर्चा आपसे की कि सबसे पहले व्यक्ति रहे इटार्ड और उसके बाद जो प्रोफेसर सैंगुइन हैं कि किस प्रकार से इन्होंने मानसिक मंदित जो बालक हैं उनको पढ़ाने के लिए या बधिर बालकों के लिए एक संस्था का भी निर्माण किया और यहाँ तक कि एक पुस्तक भी रिलीज करी जिसमें उन्होंने बहुत सारे मेथड्स बताए कि ऐसे बालकों की कैसे शिक्षा की जाए। अब हम बात करते हैं कि अमेरिका में इसका विकास किस प्रकार हुआ। हम सबसे पहले लुई ब्रेल की बात करते हैं। आज लुई ब्रेल को कौन नहीं जानता, जो विजुअली चैलेंज्ड बच्चे हैं यानी दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनके लिए उन्होंने किस प्रकार से ब्रेल लिपि का प्रावधान किया। देखिए, जो ब्रेल थे वो बचपन में उनकी एक दुर्घटना में इस प्रकार से उनकी दुर्घटना हुई कि उनकी जो है आंखें हमेशा के लिए चली गई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और स्वयं दृष्टि बाधित होते हुए भी उन्होंने, जिससे आज हम सब परिचित हैं, ब्रेल नामक लिपि का जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं उनके लिए आविष्कार किया। उन्होंने इस क्षेत्र में एक क्रांतिकारी आंदोलन लाए और ब्लाइंड बच्चों के लिए यानी जो दृष्टि बाधित बच्चे हैं उनको किस प्रकार से शिक्षा दी जाए। इस तरह से हम मानते हैं कि जो लुई ब्रेल है उनका एक तरह से जो विजुअली चैलेंज बच्चे हैं, दृष्टि बाधित बच्चे हैं, उनके विकास में एक बहुत ही क्रांतिकारी योगदान रहा। दूसरी बात हम करते हैं कंट्रीब्यूशन होव नाम के जो फिजिशियन थे वो अमेरिका के थे। उन्होंने जो ब्लाइंड और डेफ यानी जो बच्चे जो है दृष्टि बाधित भी थे और सुन भी नहीं सकते थे, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने कार्य किया और उनका एक फेवरेट बच्चा था जो कि दृष्टि बाधित भी था, डेफ भी था, डम भी था। उसको उन्होंने पढ़ाया और इतनी मेहनत करी कि वो सक्सेसफुली इसमें कामयाब हुए। और जब उन्होंने इस बच्चे को पढ़ाया तो उसके बाद एक क्रांतिकारी आंदोलन छिड़ गया कि ऐसे बच्चे जो हैं वो समाज के लिए कलंक नहीं हैं, बल्कि ये बच्चे भी और बच्चों की तरह पढ़ सकते हैं। तो इस तरह से
इस जो स्टडी से या इस कंट्रीब्यूशन से होव को बहुत ही प्रसिद्धि मिली। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ एन सुलिवन। एन सुलिवन जो है ये होव की ही विद्यार्थी थी और आपको बताएं कि वो खुद भी दृष्टिबाधित थी, फिर भी उन्होंने एक हेलन केलर नाम की छात्रा पर अध्ययन किया, उस पर रिसर्च की और उनकी जो छात्रा थी वो ब्लाइंड भी थी, डेफ भी थी, डम भी थी, यानी दृष्टिबाधित भी थी, बोल भी नहीं सकती थी और सुन भी नहीं सकती थी। और जब वो बच्ची हेलन जो है वो 10 वर्ष की अवस्था में पहुंची तो उसने जोर जोर से कहना शुरू कर दिया था, अब मैं मूक नहीं हूँ, अब मैं मूक नहीं हूँ। इस तरह से वो बच्ची जो है वो शिक्षा प्राप्त कर सकी और यही काफ़ी नहीं था, बल्कि इस बच्ची हेलन ने जो ग्रेजुएट की, स्नातक की उपाधि प्राप्त की और बाद में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। देखिए कितना महान कंट्रीब्यूशन था एन सुलिवन का। उसके बाद हम गैल्यूरेट की बात करते हैं। ही आल्सो टुक ग्रेट इंटरेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ डेफ, यानी जो बच्चे सुन नहीं सकते थे, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने अमेरिका के एक सिटी हार्टफोर्ड में 1817 में एक ऐसी संस्था स्थापित की जो आवासीय थी ताकि वो बच्चे वहाँ रहकर शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब हम बात करते हैं कि किस तरह यूरोप और अमेरिका के बाद भारत में इसका विकास हुआ। देखिए पहले एक मान्यता थी, डार्विन का जो एक साइंटिस्ट हैं उनका कॉन्सेप्ट चला आ रहा था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, यानी समाज में वही व्यक्ति, वही बालक सर्वाइव कर सकता है जो शक्तिशाली है, यानी उसे ही जीने का अधिकार है, वही जो है सर्वाइव कर सकता है। लेकिन धीरे धीरे जो अमेरिका और यूरोप के जो साइंटिस्ट हैं उनकी स्टडी, उनकी रिसर्चेस से फ़ायदा उठाकर भारत में भी एक तरह से क्रांति आई और ऐसा माना जाने लगा कि ऐसा नहीं है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, बल्कि जो इक्वलिटी ऑफ राइट्स की बात की गई, यानी कि शिक्षा सबका अधिकार है, सभी बच्चों को ये अधिकार मिलना चाहिए। तो विशिष्ट बालकों की, जैसे हमने हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बात की कि किस प्रकार पहले 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक इन बच्चों को एक तरह से कलंक माना जाता था और इनकी शिक्षा के लिए कोई प्रावधान नहीं था। लेकिन धीरे धीरे चलते चलते और बहुत इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, राइज एंड फॉल आते रहे कि कभी जो है इन बच्चों की शिक्षा का जो प्रचलन हो जाता था, कभी इनकी का ह्रास हो जाता था। लेकिन बाद में जब राष्ट्रपति जॉनसन और कैनेडी ने जैसे महान व्यक्तियों ने, बड़े व्यक्तियों ने इसमें इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो शिक्षा का प्रसार अच्छे से होने लगा। अब हम बात करेंगे कि ये जो स्पेशल यानी विशिष्ट चिल्ड्रन हैं, विशिष्ट बालक हैं, इनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके बाद बताएंगे कि इनको पहचानेंगे कैसे। आई होप कि अब तक हमारे जो श्रोता हैं या जो भी इसको सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनको इस बात का क्लैरिटी हो गई होगी कि हम विशिष्ट बालक किन को मानते हैं, यानी विशिष्ट बालक जो सामान्य बालकों से किसी भी प्रकार से मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से या इंटेलेक्चुअली या एजुकेशनली या सामाजिक रूप से थोड़ा पिछड़े हुए हैं, उन बालकों को हम सामान्य बालकों के साथ किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं। क्योंकि बहुत पहले यही प्रावधान था कि इन बच्चों के लिए अलग से यानी सेपरेट स्कूल हो, सेपरेट टीचर हो, यानी इनको आइसोलेट किया जाए। तो ये पाया गया कि जब इनको आइसोलेट रख के हम पढ़ाते हैं तो फिर वही बात आती है कि ये सोशली डिप्राइव्ड रह जाएंगे, ये सामान्य बच्चों के साथ मिलकर समाज में एडजस्टमेंट या सामंजस्य नहीं कर सकेंगे, तो इक्वलिटी ऑफ राइट्स की बात नहीं हो पाती। तो हम बात करेंगे इन स्पेशल चिल्ड्रन की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। सबसे पहली तो बात हमारी यही है कि हमारा जो मुद्दा है, हमारा उद्देश्य यही है कि ये बच्चे, इनको अपंग नाम ना दिया जाए और बल्कि इनको दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही पढ़ाया जाए। इनको सिंपैथी की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इनको एक सोसाइटी की, इन कम्युनिटीज़ की या स्टेक होल्डर्स की या टीचर्स या पेरेंट्स या पीयर ग्रुप की एक तरह से सपोर्ट चाहिए, सिंपैथी नहीं चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कि सहानुभूति एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन में मात्र दया का जहर घोलते हैं। तो हमें सहानुभूति नहीं देनी है इन बच्चों को, हमें इनको इस लायक बनाना है कि आपके अंदर योग्यता है। जैसे कि हमने उस बच्चे की, हेलन के अभी जिक्र किया
कि 10 साल की अवस्था में उसने ये कहना शुरू कर दिया, मैं अब मूक नहीं हूँ, मैं अब मूक नहीं हूँ। तो इसी तरह से हम साइकोलॉजी, जब हम पिछले सीरीज़ में पर्सनैलिटी की बात कर रहे थे तो हमने आपसे ये बात की थी, चर्चा की थी कि कोई भी काम हमें मुश्किल नहीं मानना चाहिए, और 10 बार हम अपने आप को ये कहें नहीं आई कैन डू, तो कोई भी मुश्किल काम भी हमारे लिए आसान हो जाता है। तो इन बच्चों को हमें ऐसा ही डील करना है। तो 1970s तक जो पॉलिसी थी इन बच्चों के लिए वो क्या थी, सेग्रीगेशन की थी, यानी कि इन बच्चों को अलग रख के पढ़ाया जाए। First attempt for disabled was made by Christian missionaries by opening a school for disabled as charity in 1880, यानी 1880 में मिशनरीज जो थे उन्होंने एक ऐसी संस्था खोली, और गवर्नमेंट ने भी फिर क्या किया, इसमें थोड़ा इनिशिएटिव लेने शुरू किए कि हाँ, इन बच्चों को भी हमें जो है पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। And this also became a part of human rights movements. In 1970s, central government sponsored a scheme named Integrated Education for Disabled Children, जिसको हम ब्रीफ में IFDC का नाम देते हैं, having a goal to achieve the integration of children with disabilities of mild to moderate nature in normal स्कूल्स। हम बात करेंगे कि इनकी टाइप कौन सी होती है, कि कुछ बच्चे जो माइल्ड कैटेगरी में आते हैं, कुछ मॉडरेट में आते हैं, कुछ जनरल में आते हैं, कुछ टोटल में आते हैं। अभी हम बाद में इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन इसको भी एक ह्यूमन राइट्स मान लिया गया, और गवर्नमेंट ने भी ये इनिशिएटिव लिए कि इन डिसेबल्ड बच्चों को, चाहे वो मानसिक रूप से मंदित हैं, चाहे वो जो है उनकी स्पीच में उनको प्रॉब्लम है, या डेफ एंड डम्ब है, किसी भी प्रकार से, या हेल्थ है यानी या मल्टीपल हैंडीकैप्ड हैं, किसी भी वर्गीकरण में हैं, लेकिन उन बच्चों को नॉर्मल स्कूल्स में रखा जाए। या इंटीग्रेशन वर्ड पर ध्यान दीजिए कि हम पहले पॉलिसी क्या थी कि इन बच्चों को सेग्रीगेट करके पढ़ाया जाए, लेकिन उसके बाद संविधान में बात की कि इंटीग्रेशन पॉलिसी रखे। एंड ऑल दीज अटेम्प्ट्स took a new shape after वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस इन सलमानसा, यानी 1990 के आसपास एक स्पेन के वेस्ट पार्ट में एक शहर है सलमानसा, वहाँ जो है एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें लगभग 92 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और कुछ जो है NGOs के 25 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और वहाँ पर ये ग्लोबल इश्यूज़ इस लेवल पर, यानी वैश्विक आधार पर यह निर्णय किया गया कि इन बच्चों को इंक्लूजन नाम दिया जाए टू मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिसेबल्ड। और वहाँ सर्व सहमति से ये निर्णय लिया गया कि सेग्रीगेशन की पॉलिसी नहीं रखनी है, बल्कि इंटीग्रेशन करना है, ताकि ये बच्चे समाज पर बोझ ना हो और सामाजिक रूप से इनका सामंजस्य हो सके, और बाकी बच्चों में भी ये धारणा रखी जाए कि इन बच्चों से हमें दूरी नहीं रखनी है, इनको अपने साथ लेकर रखना है। तो ये बात भी कौन बताएगा, पेरेंट्स बताएंगे, या पीयर ग्रुप से सीखेंगे, या मीडिया से सीखेंगे, दूसरे स्टेक होल्डर्स या टीचर, ऐसी एक पॉलिसी। और मैं आपसे अगर एक पर्सनल बात शेयर करूं कि जब 4th क्लास में मेरा बेटा था, तो ऐसा ही उनकी क्लास में एक बच्चा था, वो सबसे पहले उसी को अपने बेंच पर बैठाता था। तो मैं पूछती थी कि तुम पढ़ने वाले बच्चों के साथ बैठते हो? तो वो कहता था कि पढ़ तो मैं खुद लूँगा मम्मी, लेकिन अगर मैं उसको नहीं बिठाऊंगा तो और उसको कौन बैठाएगा। तो ये मैंने आपसे एक पर्सनल बात भी शेयर की। तो आई यूज टू टेल हिम कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से टीचर्स भी एनकरेज करते थे कि उस बच्चे को अलग से नहीं रखना है। तो जब इंक्लूजन वर्ड आया, उसके बाद देखते हैं कुछ स्पेशल एजुकेशन में कुछ माइलस्टोन्स हैं, यानी सरकार ने क्या क्या किया भारत में। सबसे पहले तो 1887 में एक स्कूल खोला गया ब्लाइंड के लिए, सबसे पहला एफर्ट वहाँ से शुरू हुआ। और उसके बाद 1888 में एक डेफ एंड डम के लिए एक संस्था स्थापित की गई। और 1934 में मेंटली चैलेंज जो बच्चे थे, यानी उनकी जो है फिजिकल डेवलपमेंट तो थी, लेकिन उनका जो मानसिक डेवलपमेंट था, IQ था, इंटेलिजेंट कोशेंट था, वो सामान्य बच्चों से भी कम था। ऐसे बच्चों के लिए एक संस्था खोली गई। और उससे पहले हम बात करें कि इन 1970 में गवर्नमेंट ने एक ऐसी स्कीम लॉन्च की, स्कीम फॉर इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन, यानी IEDC, जिसका उद्देश्य क्या था, टू प्रोवाइड
एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ टू डिसेबल्ड इन रेगुलर स्कूल्स, यानी कि ना तो इनके लिए अलग से स्कूल हो, ना ही अलग टीचर हो, क्योंकि फिर बच्चे अगर आपस में पीयर ग्रुप में खेलते हुए बात करेंगे कि तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो, अगर एक बच्चा दूसरे के बारे में जानेगा कि ये सेग्रीगेशन पॉलिसी डेवलप होगी, बच्चा कहेगा अच्छा तुम स्पेशल उस स्कूल में पढ़ते हो तो यू आर नॉट सपोज टू प्ले विद मी, तो इस तरह बच्चों में फिर सामंजस्य नहीं बैठेगा। तो इस बात को सर्वसहमति से लिया गया। IEDC स्कीम 1970 में गवर्नमेंट ने ये लागू की कि इन बच्चों को भी रेगुलर स्कूल्स में ही पढ़ाया जाए। कुछ और भी बातें करेंगे कि इन 1987 NCERT ने और यूनिसेफ ने दोनों ने कोलैबोरेटेड एफर्ट्स किए, दे जॉइन हैंड्स एंड लॉन्च्ड प्रोजेक्ट्स इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन विद एन एम ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इंटीग्रेशन ऑफ लर्नर्स विद डिसएबिलिटीज़ इनटू रेगुलर स्कूल्स, क्योंकि दोनों हायर बॉडीज़ हैं NCERT और यूनिसेफ, जब इनकी तरफ से बहुत एफर्ट्स हुए, प्रयत्न हुए, तो इसको सभी ने एक्सेप्ट करना भी शुरू कर दिया और रेगुलर स्कूल्स में इन बच्चों पर पूरा ध्यान दिया जाने लगा, क्योंकि ये माना गया जब 1948 में ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करें तो ये सामने आई बात कि हर बच्चे को इक्वल राइट है, देयर इज इक्वल राइट ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी एंड इट वाज आल्सो प्रोक्लेम्ड इन द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसके बाद थोड़ा सा और आगे चलते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में। इन 1990s की बात करें तो it was strongly affirmed by World Declaration of Education for All, और आगे चलकर 1992 यानी 1992 में एक लेजिस्लेटिव एक्ट भी बना दिया गया, जिससे कि धीरे धीरे इन बच्चों को मान्यता मिलने लगी। कुछ और स्पेशल सर्विसेज इंडिया में क्या क्या हुई। सबसे पहला जो स्कूल है वो देहरादून में खोला गया, किसके लिए, जो विजुअली चैलेंज बच्चे थे, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर विजुअली इम्पेयर्ड, इट वाज ओपन इन देहरादून एट राजपुर रोड। दूसरी जो है कलकत्ता में एक इंस्टीट्यूट खोली गई, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द ऑर्थोपेडिकली इम्पेयर्ड, जो किसी भी प्रकार से फिजिकली इम्पेयर्ड बच्चे थे। तीसरी इंस्टीट्यूट खोली गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली इम्पेयर्ड आंध्र प्रदेश में सिकंदराबाद में, और चौथी इंस्टीट्यूट खोली गई इंस्टीट्यूट फॉर हियरिंग इम्पेयर्ड इन बॉम्बे। तो इस प्रकार ये कुछ माइलस्टोन, कुछ स्पेशल सर्विसेज इंडिया में खोली गई, जिससे इन बच्चों को इंक्लूजन पॉलिसी में रखा गया और सेग्रीगेशन पॉलिसी का जो कॉन्सेप्ट है ऑलमोस्ट दूर हो गया। कुछ लॉज भी बनाए गए इन डिसेबल्ड बच्चों के लिए। हम वर्गीकरण में जो पहला टाइप करेंगे बच्चों का डिस्कस, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके लिए क्या क्या कानून बनाए गए इसके बारे में भी चर्चा करना चाहूँगी। इन 1996 Parliament adopted the Persons with Disabilities, Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation Act, which provides for integration of the disabled with social mainstream by ensuring non-discrimination in building environment through measures such as ramps, adaptation of toilets for wheelchair users and braille symbols and auditory signals in elevators। देखिए थोड़ा इस पर और बातचीत करते हैं कि नॉन डिस्क्रिमिनेशन यानी किसी भी प्रकार का बच्चों के साथ विभेदीकरण ना किया जाए, इनको प्रॉपर टॉयलेट फैसिलिटीज़ दिए जाए, ब्रेल सिस्टम या एलिवेटर्स में भी ऑडिटरी सिस्टम हो, ताकि वो एलिवेटर्स यूज़ करते हुए इन बच्चों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। तो इस प्रकार ऐसा एक नियम बनाया गया कि इन बच्चों को पूरी सुविधाएं दी गई। पार्लियामेंट ने भी 1996 में इन बच्चों के प्रावधान के लिए बहुत ध्यान रखा। फिर बात करें इन अगस्त 1998 Ministry of Urban Affairs and Employment was reportedly considering amending the building bylaws to ensure that buildings and facilities used by public are equally accessible to the physically disabled, यानी कि इन बच्चों का पूरा ध्यान रखा जाए और इनके लिए सारी फैसिलिटी पब्लिक प्लेस पर मुहैया कराई जाएं। उसके बाद है इंडस्ट्रियल डिसेबिलिटीज एक्ट allows disabled people
टू डिमांड इक्वल अपॉर्चुनिटी इन द वर्क प्लेस, यानी वर्क प्लेस पर भी इन बच्चों के साथ जब ये स्नातक या कोई भी उपाधि ग्रहण करके वर्क प्लेस पर जाते हैं तो वहाँ पर भी किसी प्रकार का इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन या विभेदीकरण ना किया जाए इनको, जो यानी कि हमें एक अपने जो पीयर ग्रुप हैं हमें अपना एक एटीट्यूड, अपना एक दृष्टिकोण इनके लिए बदलना होगा। एंड इंडियन गवर्नमेंट grants tax breaks to industries that employment or physically disabled people by AP 6 May 1998, and the central government has reserved 3% of jobs for the physically disabled people by Business Lines 31st August 1998। यानी एक रिपोर्ट के अनुसार जो 3% जॉब्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसे फिजिकली जो चैलेंज बच्चे थे उनके लिए 3% इसको सुरक्षित रखा गया। मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर प्रोवाइड्स स्पेशल असिस्टेंस टू परचेज एंड फिटिंग ऑफ एड्स एंड अप्लायंसेज फॉर द फिजिकल रिहेबिलिटेशन ऑफ डिसेबल्ड। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में हमने देखा कि पहले यूरोप में फिजिशियंस ने, स्पीच थेरेपिस्ट ने प्रयत्न किए, उसके बाद जो अमेरिका के कुछ विद्वान थे उन्होंने इस पर स्टडी की और किस प्रकार से फिर इसको संविधान में या ह्यूमन राइट्स में इसको शामिल किया गया और सेग्रीगेशन की पॉलिसी से चलकर हमने इंटीग्रेशन पॉलिसी और इंक्लूजन वर्ड नाम दिया। तो इस प्रकार से ये जो सारा जो हमने चर्चा की, इस प्रकार से मेरे ख्याल से सभी श्रोताओं को अब ये स्पष्ट रूप से विदित हो गया होगा कि इन बच्चों को अब कलंक ना मान के सामान्य बच्चों के रूप में स्वीकार किया जाए, क्योंकि अब सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की बात नहीं है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात है। सभी बच्चों को समानता का अधिकार है, सभी को पढ़ने का अधिकार है। जरूरत है तो स्टेक होल्डर्स, अध्यापकों, माता पिता और सभी पीयर ग्रुप साथियों के एक दृष्टिकोण इन बच्चों के प्रति बदलने की आवश्यकता है। Dear friends, in this lecture on special education, so far we have done the historical background. On that note, we're going to take a break, and after the break, we will be resuming with the lecture. Thank you for watching.
Hello friends, welcome to CEC Live Lectures. Dear friends, in this lecture on special education, so far we have done historical development, and in this session of the lecture, we are going to talk about types of disabled children and hearing impaired children. To discuss this topic, we have with us our subject expert Dr. Parveen Sharma, and let's welcome Dr. Sharma and ask her to resume the lecture. Welcome, ma'am. Thank you, ma'am. Let us start. In this session, we'll discuss what are the types of special children. Basically, we divide them in 4 categories. First is physically impaired, then mentally or educationally impaired, third is the creative and gifted, and fourth is the socially and emotionally disturbed. And we'll discuss the first category, that is physically impaired children. इसमें 4 तरह के बच्चे हम लेते हैं. hearing impaired children यानी जो नहीं सुन सकते, दूसरा speech impaired यानी जो बच्चे बोल नहीं सकते, तीसरा visually impaired जो कि दृष्टि बाधित है, चौथा orthopedically impaired children यानी मल्टीपल उनको किसी भी प्रकार से फिजिकली जो वो हर्ट हैं या किसी भी शारीरिक अंग से वो डिसेबल्ड हैं. तो आज पहली फिजिकल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन की जो कैटेगरी है उसमें हम बातचीत करेंगे. पहली कैटेगरी दैट इज हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन, यानी कौन से बच्चे हैं जो हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन कहलाते हैं. साफ सी बात है कि हियरिंग इम्पेयर्ड मीन्स वो बच्चे जो सुन नहीं सकते. तो आज हम इसमें बात करेंगे कि ऐसे बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान कैसे किया जाए. पहले अर्थ बताने के बाद एक बार बात करेंगे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल वेलफेयर ने इन बच्चों को किस प्रकार से डिफाइन किया है. हियरिंग इम्पेयर्ड आर दोज इन हुम द सेंस ऑफ हियरिंग इज नॉन फंक्शनल फॉर ऑर्डिनरी पर्पज ऑफ लाइफ. दे डू नॉट हियर एंड अंडरस्टैंड साउंड एट ऑल, even with simplified speech. The cases included in this category will be those who have hearing loss of 70 decibels. Meaning by कि वो बच्चे जो बिल्कुल भी सुन नहीं सकते हैं और कोई भी डायरेक्शन वो सुनकर उस पर उस निर्देश के अनुसार काम नहीं कर सकते क्योंकि वो नहीं सुन पाते हैं. जब हम सुनने की इसकी बात करते हैं तो इसकी जो मापन विधि है उसको हम डेसिबल्स में बात करते हैं. तो इन बच्चों का हियरिंग लॉस जो है वो 70 डेसिबल्स तक होता है. ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस हम इसको 4 श्रेणी में रखते हैं. सबसे पहले जिन बच्चों का 26 to 40 डेसिबल्स है उन बच्चों को हम बिल्कुल माइल्ड कैटेगरी में रखते हैं. फिर मॉडरेट में 41 से लेकर 55 तक 41 से 55 तक डेसिबल्स जो हैं उनको मॉडरेट में रखते हैं. तीसरा और उनसे ऊपर यानी कि जो बिल्कुल नहीं सुन पाते सीवियर, जिनमें ये समस्या और भी ज़्यादा भयंकर होती है, वो 56 से 70 डेसिबल्स. और एक नेक्स्ट कैटेगरी है प्रोफाउंड या टोटल, जिनको बिल्कुल भी नहीं सुनता, वो 71 से लेकर 90 डेसिबल या उससे भी अबव. तो हियरिंग इम्पेयर्ड में 4 प्रकार के बच्चे आए. माइल्ड में आया वो बच्चे जिनकी 26 से लेकर 40 डेसिबल्स हियरिंग कैपेसिटी है, मॉडरेट में 41 से 55, स्वीयर 56 से 70 और टोटल से 71 डेसिबल टू 90 एंड अबव. अब ये जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे हैं इनको कितनी प्रकार की समस्या होती है. 2 प्रकार की समस्याएं होती हैं इनको. एक तो होती है एजुकेशनल प्रॉब्लम्स और दूसरी होती है पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स. पहले बात करें कि शैक्षणिक समस्याएं क्या आती हैं. जाहिर है जब उन बच्चों को सुनाई नहीं दे रहा तो क्लास में और बच्चे तो पढ़ाई कर रहे हैं और इनको कोई निर्देश समझ ही नहीं आ रहा है, तो ये सामान्य रूप से और बच्चों के साथ कोई भी क्रिया नहीं कर पा रहे हैं, अपना काम भी नहीं कर पाएंगे और टीचर के किसी भी निर्देश पर वो रिस्पॉन्ड भी नहीं कर पाएंगे. तो आगे हम जब रोल ऑफ टीचर की बात करेंगे, अध्यापक की भूमिका की बात करेंगे, तो हम बातचीत करेंगे कि अध्यापक इनको कैसे आइडेंटिफाई करें. तो अभी हम सिर्फ इनकी समस्या की बात कर रहे हैं कि पढ़ाई में ये अपना कार्य नहीं कर पाते क्योंकि इनको निर्देश नहीं समझ आ रहा. उसमें भी 4 कैटेगरी हैं कि उनकी जो हियरिंग कैपेसिटी है वो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है या टोटल है.
दूसरी है पर्सनल एंड सोशल प्रॉब्लम्स। अब क्योंकि इन बच्चों को सुनाई नहीं देता तो इनमें एक तरह से हीन भावना घर कर जाती है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स डेवलप हो जाता है और ये दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल कर खेलना पसंद नहीं करते क्योंकि इनमें हीन भावना है। तो इनकी सोशल एडजस्टमेंट यानी जो इनका सामाजिकरण है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इस तरह से ना तो ये अपना पढ़ाई में कुछ कार्य कर पाते हैं, ना ही दूसरे बच्चों के साथ हिल मिलकर खेल सकते हैं, ना उनके साथ काम कर सकते हैं। तो जब हम इंक्लूजन के कॉन्सेप्ट की बात कर रहे थे वो कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा और ये बच्चे खुद ब खुद सेग्रीगेट हो जाएंगे क्योंकि इनको सुनाई नहीं दे रहा और ये कुछ भी कार्य कर नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से दो तरह की समस्याओं का इनको सामना करना पड़ता है, शैक्षिक समस्याओं का और पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम्स का। तो इन समस्याओं को निपटने की भी हम बातचीत करेंगे। अब है कि कैसे इनकी विधि हो, कैसे पढ़ाया जाए, उससे पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि हम बच्चों को पहचानेंगे कैसे, टीचर या पेरेंट्स कैसे पता लगाएगा। कई बार हम निर्देश दे रहे हैं क्लास में पढ़ाते हुए और कोई बच्चा सुन नहीं रहा और हम बिना जाने कि इसकी हियरिंग कैपेसिटी नहीं है, उसको सुन नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा, वो सुन नहीं पा रहा है, हम उसको डांटने लग जाते हैं कि तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो। इस तरीके से कि वो बच्चा और भी नर्वस हो जाएगा, उसको बात तो नहीं सुन रही पर वो टीचर के फेशियल एक्सप्रेशन से ये समझ पाएगा कि जो टीचर है वो मुझे डांट रहा है या किसी काम से मेरी गलती हुई है। तो बच्चे में और भी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। तो कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले तो टीचर इनको आइडेंटिफाई करेगा कैसे कि इनअटेंटिव हैं, इनका किसी भी काम पर ध्यान नहीं रहता, फिर इनकी कंसंट्रेशन नहीं रहती और कंसंट्रेशन मूवमेंट पे है, साउंड पे नहीं है। जैसे कि माना टीचर ने कहा कम हियर, इधर आओ, तो बच्चा नहीं आएगा, लेकिन टीचर ने हाथ से जेस्चर किया, इशारा किया, संकेत किया इधर आओ, तो उसको समझ आ गया। यानी उसकी जो कंसंट्रेशन है वो मूवमेंट पर है, साउंड पर नहीं है। फिर वो लिप रीडिंग कर रहा है, जैसे क्या कि उसको समझ नहीं आ रहा है, सुन नहीं रहा है, लेकिन जो टीचर की जो लिप रीडिंग है, टीचर के जो होठों की जो मूवमेंट है उसके हिसाब से वो अंदाजा लगाकर काम करता है। पीछे जब हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की थी तो हमने बात की थी कि किस प्रकार से डेफ जो बच्चे थे उनको कैसे पढ़ाया था साइकोलॉजिस्ट ने, थेरेपिस्ट ने कैसे पढ़ाया था कि लिप रीडिंग से पढ़ाया था कि वो बच्चे जो हैं टीचर की जो होठों की मूवमेंट है उसके आधार पर उसको जान पाए। उसके बाद है टर्न हेड ऑन वन साइड। ये बच्चे जो हैं एक तरफ सिर करके रखते हैं क्योंकि ऐसा पॉसिबल, ऐसा संभव हो सकता है कि उनको एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे कान में कम प्रॉब्लम है, एक में ज़्यादा है, या बार बार टीचर को रिपीट करने के लिए कहते हैं क्योंकि उनको सुनाई नहीं दे रहा। तो कई बार क्या होता है कि टीचर इरिटेट हो जाता है कि तुमको समझ क्यों नहीं आ रहा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, जबकि टीचर को ये आइडेंटिफाई करना है कि वो बच्चा जो है वो सुन नहीं पा रहा। फिर क्योंकि उसको सुन नहीं पा रहा तो जब वो रिस्पॉन्ड करेगा वो इतना चिल्ला कर बोलेगा, विल स्पीक लाउडली, क्योंकि उसको लगेगा कि मुझे नहीं सुन रहा तो दूसरे व्यक्ति को भी जोर से ही सुनाई देगा, और मम्बल्स विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट। तो वो एक तरह से बड़बड़ाता रहता है, उसको नहीं मालूम कि क्या कर रहा है। कंफ्यूजन इन डिफरेंशिएटिंग इन साउंड्स, क्योंकि उसको सुन ही नहीं रहा है तो उसको एकदम दुविधा रहती है अलग अलग जो ध्वनि है उनमें विभेदीकरण करने की। शो लैक ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी, इन बच्चों में भावनात्मक सुरक्षा की कमी रहती है क्योंकि वो जब सुन नहीं रहा, काम नहीं कर पा रहे तो वो अपने आप थोड़ा डरे डरे और सहमे से रहते हैं और शर्मीली प्रवृत्ति के बन जाते हैं क्योंकि इनमें हेजिटेशन रहती है। एंड बैड ऑर्डर फ्रॉम हियर, उनके कान में भी मवाद पड़ जाती है, पस पड़ जाती है और उन बच्चों में से बदबू आने लगती है। और एक इन ईयर फ्रीक्वेंटली, लगातार बच्चे के कान में दर्द होता रहता है। जब बुलाते हैं तो बच्चा रिस्पॉन्स नहीं करता, केवल इशारे या संकेत पर तो रिस्पॉन्ड करेगा। मोस्टली फाउंड अनसोशल, और ऐसे बच्चे जो हैं वो उनका सामाजिकरण नहीं हो पाता, दूसरे बच्चों से मिलजुल कर नहीं रह पाते। अब बात आती है कि हमें ये कारण तो पता लग गए कि ये बच्चे जो हैं कैसे पहचाने जाएंगे, लेकिन अब ये जब बच्चे जिनमें हियरिंग इम्पेयर्ड है, जो बाधित हैं, वो सुन नहीं पाते, उनको कुछ
अलग अलग तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कैसे? कंडक्टिव हियरिंग लॉस, यानी कि जो उनका आचरण है वो परिवर्तित हो जाएगा क्योंकि उनको हियरिंग लॉस है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हो जाता है, यानी उनका जो नाड़ी संस्थान है उनकी भी जो फंक्शनिंग है वो डिफर हो जाती है। फिर साइकोजेनिक हियरिंग लॉस, मनोजैविक भी दुविधाएं इनको उत्पन्न हो जाती हैं। फिर सेंट्रल हियरिंग लॉस हो जाता है, केंद्रीय संस्थान में भी इन बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, यानी एक प्रॉब्लम से दूसरे जो पोर्शन है बॉडी के उनमें भी समस्याएं उत्पन्न होने लग जाती हैं और इन बच्चों को एजुकेशनल प्रॉब्लम, पर्सनल और सोशल प्रॉब्लम आने लगती है और बच्चे दूसरे बच्चों के साथ सामाजिकरण नहीं कर पाते हैं। जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि इंक्लूजन रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ एजुकेशन रखना है, वो संभव नहीं हो पाता क्योंकि अगर दूसरे बच्चों का दृष्टिकोण, इनके प्रति एटीट्यूड इनके प्रति अच्छा है तो भी ये बच्चे कुछ डरे डरे, सहमे से, अलग से रहते हैं और औरों बच्चों से मिलकर नहीं चल पाते। अब इसकी हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं, उनको हम ब्रीफ में ही बातचीत करेंगे कि डेवलपमेंटल स्केल हैं, न्यूरोलॉजिकल साइकिल टेस्ट हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन है, केस स्टडी ऑफ द चाइल्ड हैं, सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ द चाइल्ड बिहेवियर हैं। ये सारे टूल्स हैं, इनमें से एक को या एक से अधिक को लगाकर हम जांच पड़ताल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि जब हम ऐसे टूल्स का प्रयोग करते हैं, ऐसे यंत्रों का प्रयोग करते हैं, तो जो पर्सन है वो एक्सपर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो पर्सन स्पेशल ना हो और हमें जो आइडेंटिफाई करके समस्या कुछ की कुछ बता दे, तो इसका मतलब क्या है, वो पर्सन स्पेशलिस्ट होना चाहिए। अब ये बच्चों में हियरिंग लॉस आता कैसे है, इस बात पे चर्चा करेंगे कि इसके कॉजेज़ क्या हैं, कैसे इन बच्चों में ये जो हियरिंग लॉस है या ये जो सुन नहीं पाते हैं, क्या है। दो तरह के कॉजेज़ हैं, एक तो है प्री नेटल यानी बच्चा जन्म से पूर्व कौन कौन से कारण हैं, एक तो है जेनेटिक कॉजेज़ यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ उसने वो जेनेटिक्स माँ बाप से अपने वो अवगुण ग्रहण करिए, खाली इमीडिएट पेरेंट से नहीं। पीछे हमने हेरिडिटी की काफ़ी बातचीत की थी एक लेक्चर में, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में, कि 4 जनरेशंस तक ये जब बच्चा जो है गर्भावस्था में होता है, तो जब वोम में आता है बच्चा, तो उस समय कौन से जीन्स कैरी किए हैं, कौन सा कॉम्बिनेशन बना है, तो नॉट ओनली फ्रॉम इमीडिएट पेरेंट्स बल्कि 4 जनरेशन तक जो जीन्स हैं वो कैरी करते हैं। तो एक तो होता है कि जेनेटिक कॉजेस हो सकते हैं, फिर जो है जर्मन मीजल्स यानी कि खसरा या टाइफाइड जिसको मोतीझारा कहते हैं या कन्फर्ड, ऐसी बहुत सारी ऐसी जो बीमारियां हैं वो बच्चे में हियरिंग लॉस ले आती हैं। और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी जब बच्चा माँ के पेट में है, गर्भावस्था में है, अगर माँ बीमार है तो कई बार क्या होता है कि उस समय बच्चा ऐसी बीमारी को ग्रहण कर लेता है और बाद में जब वो पैदा होता है तो उसमें बच्चा या तो माइल्ड या मॉडरेट या सिवियर या टोटल किसी भी प्रकार का हियरिंग लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर इसी स्थान पर मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में जो विमेन जो प्रेग्नेंट हैं उनके लिए ये फैमिली का एक कर्तव्य बन जाता है कि ऐसी महिलाओं का, उनके खान पान का, उनके इमोशंस का हर प्रकार का ध्यान रखा जाए। जो वास्तव में जितना होना चाहिए उतना अगर आज भी हम डाटा उठाकर देखें तो उतना ध्यान उन पर नहीं दिया जाता है। फिर प्री मैच्योर डिलीवरी, कई बार जो है माँ के वीक होने के कारण या किसी भी और फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से बच्चा जो है प्री मैच्योर हो जाता है, तो वो बच्चा वीक रह जाता है और उस वीकनेस के दौरान हो सकता है कि उसको हियरिंग लॉस हो सकता है, नॉट ऑलवेज, क्योंकि उसमें कभी किसी बच्चे में कोई और समस्या हो सकती है और कई बार नहीं भी हो सकती है। तो प्री मैच्योर डिलीवरी जो है इसका वन ऑफ दी कॉज है। फिर अनसेफ डिलीवरी, जैसे गांवों में या दूर दराज स्थानों में जहां इतनी मेडिकल जो एड है वो मुहैया नहीं है। वैसे तो आजकल सरकार ने गांव-गांव में बहुत सारी चिकित्सा के सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयत्न किया है, लेकिन फिर भी कई बार जहां माताओं को ऐसे डिलीवरी के समय जो फिजिकल फैसिलिटी मिलनी चाहिए जब वो मुहैया नहीं होती, अनसेफ डिलीवरी में हो सकता है, क्वाइट पॉसिबल, नॉट ऑलवेज, तो वो बच्चे में हियरिंग लॉस हो जाता है। माल न्यूट्रिशन, कुपोषण की समस्या आज भी अगर हम डाटा उठाकर देखें तो कुपोषण की समस्या आज भी उतनी ही है। और इक्वलिटी ऑफ राइट्स की बात करते हैं, परंतु फिर भी महिलाओं को
उनके संतुलित भोजन या जिस समय वो प्रेग्नेंट हैं उतना उन पर ध्यान नहीं दिया जाता है। जहाँ एकल परिवार है वहाँ तो फिर भी ध्यान दिया जाता है। आई एम सॉरी टू से जॉइंट फैमिलीज़ में जो माताएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उन पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, तो माल न्यूट्रिशन से भी बच्चों में ये समस्या हो जाती है। अगर हमें हेल्दी नेशन चाहिए तो उसके लिए हमें हेल्दी मदर्स चाहिए। हेल्दी मदर ही हेल्दी चिल्ड्रन को प्रोड्यूस करेंगी। तो इन ए वे एक चेन है कि हेल्दी नेशन के लिए हेल्दी बच्चे चाहिए, जिसके लिए उससे पहले हमें माताओं की जो संतुलित भोजन है, गर्भवती महिलाओं का ध्यान रखना होगा। फिर ड्रग्स, कई बार जिस समय बच्चा पेट में है, गर्भावस्था में अगर माता को बहुत ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं तो कई बार इट कैन बी वन ऑफ द रीज़न कि वो जो दवाइयाँ हैं बच्चे पर असर डालती हैं और उसका जो कान का हिस्सा है, हियरिंग जो कैपेसिटी है, वो कई बार अफेक्ट हो जाती है। तो ये तो थे कि प्री नेटल जो कॉजेज़ हैं। अब है पोस्ट नेटल, यानी बच्चा पैदा होने के बाद उसमें ये हेयरिंग लॉस समस्याएं कैसे आ सकती हैं। वन ऑफ द रीज़न है कि इलनेस, कई बार बच्चा बार बार बीमार रहता है और हम उसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसे ध्यान नहीं देते, तो वो लगातार जो इलनेस है वो कई बार, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं कि कान का जो पर्दा है वो प्रभावित हो जाता है। तो लगातार बीमार रहना भी सही नहीं है। बच्चे का उसी समय हमें ध्यान दिया जाना चाहिए, चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। फिर एक्सीडेंट, कई बार जो दुर्घटना है उसमें भी जो हियरिंग लॉस है वो हो जाता है। कई बार खिलाड़ियों को या दूसरे बच्चों को ये हिदायत दी जाती है कि भाई पहली बात तो चोट लगनी नहीं चाहिए, और लगे भी आप गिरते हुए जो है कि लेफ़्ट साइड ना गिरे, कोशिश हो तो लेफ़्ट साइड को बचाएं, क्योंकि जो हमारा IQ या उस जो हियरिंग जो कैपेसिटी है वो लेफ़्ट वाला अगर हमारा माइंड का जो साइड है वो अफेक्ट हो जाता है तो हियरिंग लॉस हो जाता है। फिर एज, कई बार क्या होता है कि आयु के पहले बच्चे में हियरिंग लॉस नहीं है, लेकिन जैसे आयु बढ़ी तो उसमें हो गया, या कई बार ओल्ड एज में वो हियरिंग लॉस हो जाता है। या इम्बैलेंस फूड, संतुलित भोजन सबसे आवश्यक है, क्योंकि हम कई बार क्या होता है भाग दौड़ के इस जीवन में, कभी पैसे के कंपटीशन में, कभी जॉब के कंपटीशन में, इस रेस में लगे हुए हैं, रैट रेस है, और उसमें हम अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो जो इम्बैलेंस फूड है, असंतुलित भोजन बच्चे को मिलेगा तो बच्चे में हियरिंग लॉस हो सकता है। आजकल तो हमारी सरकार ने बहुत समय से गांवों इसमें सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में मिड डे मील का भी प्रावधान किया हुआ है। हम कई बार अपने BA ट्रेनिंग्स को जब स्कूलों में लेकर जाते हैं तो हमने खुद देखा है कि वहाँ पर मिड डे मील का बड़ा अच्छा प्रावधान है कि जो बच्चे कुपोषण की समस्या से ग्रसित हैं उनको वहाँ स्कूल में खाना भी दिया जाता है, कापी किताबें भी दी जाती हैं, और इस तरह से उनको सारे अवसर जो है मुहैया कराए जाते हैं। तो ये कुछ कॉजेज़ थे जिनकी हमने आपसे चर्चा की, प्री नेटल और पोस्ट नेटल, जिसके कारण बच्चे में हियरिंग लॉस जो है वो डेवलप हो जाता है। अब बात करेंगे कि इन बच्चों के लिए हमें एजुकेशन का क्या प्रावधान करना है। अभी हमने आपसे बात किया कि बच्चों में पहले सबसे हमें जानना जरूरी है कि बच्चों के लिए उसको कौन सी कैटेगरी में रखा है, उसमें कितने डेसिबल्स की समस्या है, और उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनके क्या कारण हैं, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं, ये जानकर, क्योंकि जैसे डॉक्टर भी हर रोगी को अगर समस्या एक ही है तो फिर भी जो दवाई है वो उसकी कैपेसिटी या उसकी बॉडी की इम्यूनिटी के हिसाब से देता है। इसी तरह हम स्कूल में, कॉलेजेस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस को मानकर चलते हैं। हर बच्चे के लिए हमें अलग अलग मेथड अपनाना पड़ता है कि ये बच्चा किस हिसाब से पढ़ेगा, इसमें कितनी समस्या है, कितनी एक्यूट है। तो इसलिए इन बच्चों की शिक्षा के लिए भी बहुत सारे प्रावधान रखने हैं और उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ मुहैया करानी है। जैसे पहले तो जब हम क्लास में आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इस बच्चे को सुनने की समस्या है, उसके साथ हमारा प्यार पूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सहानुभूति की बात मैं नहीं कर रही, इनको अटेंशन दी जाए। एक तो ट्रेनिंग ऑफ यूजिंग हियरिंग एड्स, जो हियरिंग एड्स हैं वो मुहैया कराए जाएं। स्पेशल क्लासरूम अरेंजमेंट किया जाए, जैसे कि इन बच्चों को फ्रंट सीट दी जाए, उस पर ध्यान दिया जाए। ऑडिटरी ट्रेनिंग, बार बार लिप रीडिंग से समझें ताकि बच्चे को अंदाज़ा हो जाए कि जब
संकेत दिया जाए कि पहले उसको संकेत के साथ कहा जाए इधर आओ, फिर उसके बाद संकेत ना किया जाए, लिप रीडिंग किया जाए, तो इस तरह से उसकी ट्रेनिंग की जाए। या हमने उसको एक गिलास पानी मांगा कि पहले हमने संकेत दिया, फिर उसके बाद पानी दिया, फिर हमने जैसे कंडीशनिंग थ्योरी हमने लर्निंग की थी कि जब पावलोव ने जैसे कंडीशनिंग की थी तो पहले वो कुत्ते पर करी थी और वो फिर उसके बाद इंसानों पर कंडीशनिंग की थी। तो इसी तरह से इन बच्चों को जो है हम संकेत के माध्यम से फिर संकेत हटा दें और उनकी ऐसी ट्रेनिंग की जाए, ऑडिटरी ट्रेनिंग, फिर वोकेशनल ट्रेनिंग की जाए। इसके लिए स्पेशल टीचर्स हों, स्पेशल एक्सपर्ट्स हों, वेरियस टीचिंग मेथड्स अपनाए जाएं। जैसे अभी मैंने आपसे बात की कि क्योंकि समस्याएं अलग अलग हैं, किसी बच्चे में हियरिंग लॉस कम है, किसी में माइल्ड है, किसी में मॉडरेट है, किसी को एजुकेशनल प्रॉब्लम है, किसी को सोशल प्रॉब्लम्स है, तो ये सारी समस्याओं को ध्यान में रख के हमें वेरियस टीचिंग मेथड्स को इन्वेंट करना है। हमें देखना है कि किस प्रकार जो है किस बच्चे के लिए कौन सा साधन, कौन सा टीचिंग मेथड, कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई जाए ताकि वो इससे लाभान्वित हो सके। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस प्रकार से 4 तरह की कैटेगरी में हम इन बच्चों को रखते हैं। पहली कैटेगरी हमने फिजिकली इम्पेयर्ड की बात करी, उसमें आज की श्रृंखला में हमने बात की वो बच्चे जो सुन नहीं सकते हैं, जो कि हियरिंग इम्पेयर्ड का नाम दिया गया। कि देखिए किस तरह से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें कि एक समय था कि इन बच्चों को कलंक माना जाता था और माता पिता भी ऐसे बच्चे को बोझ मानते थे, लेकिन अब इक्वलिटी ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात, शिक्षा, सबका अधिकार, सबके लिए समान अधिकार का जो कंसेप्ट है, हमारी सरकार ने किस प्रकार से सभी का एक एटीट्यूड बदला। अब हमें अपना स्वयं का एटीट्यूड बदलना है और इन बच्चों को एक इंटीग्रेशन की पॉलिसी जो सरकार ने चलाई है वो रखनी है। इनको सेग्रीगेट नहीं करना, अलग से स्कूल नहीं, अलग से कोई कक्षा कक्ष नहीं, अलग से टीचर नहीं, केवल टीचर को सामान्य बच्चों के साथ ही इनको पढ़ाते हुए इन पर विशिष्ट ध्यान देना पड़ेगा, आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये बच्चा कम सुन पा रहा है और संभव हो सके तो क्लासरूम से अलग भी इस बच्चे को एक थोड़ा विशिष्ट ध्यान दिया जाए, स्पेशल। क्योंकि जब टीचर पढ़ा रहा है, खाली जॉब ही नहीं कर रहा है, उसको अपने कार्य के प्रति एक निष्ठा होनी चाहिए, एक पैशन होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए और उस बच्चे के प्रति ऐसा एक जुड़ाव, एक ऐसा लगाव होना चाहिए। जैसे हमने पीछे बात की थी कि जो हमारे फिजिशियन थे, हमारे थेरेपिस्ट थे यूरोप और अमेरिका में, किस प्रकार, जैसे मैंने एन सुल्विन का उदाहरण दिया कि वो खुद दृष्टि बाधित थे, फिर भी उन्होंने ऐसे बच्चे जो सुन भी नहीं सकती थी, जो बोल भी नहीं सकती थी, जो देख भी नहीं सकती थी, उसको एजुकेट किया, हेलन को, और उसने जो है ग्रेजुएट की उपाधि भी प्राप्त की और बहुत सारी पुस्तकें भी लिखी। तो मेरा कहने का अभिप्राय है कि जो अध्यापक हैं उसको एक ऐसे बच्चों के प्रति लगाव, ऐसा जुड़ाव होना चाहिए कि उनका एक सामंजस्य स्थापित किया जा सके और दूसरे बच्चों में भी एक ऐसा एटीट्यूड में शिक्षा के माध्यम से डेवलप किया जाए कि वो इन बच्चों को अपने जैसा ही समझें। केवल ज़रूरत है तो इनको एक सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इसीलिए बहुत सारे प्रावधानों का मैंने आपसे जिक्र किया और आशा करती हूँ कि जो भी हमने चर्चा की इससे सभी जो दूर दराज बैठे हुए बालक जो या तो इस समस्या से ग्रसित हैं या जो माता पिता ऐसे बच्चों से डील कर रहे हैं या अध्यापक ऐसों को पढ़ा रहे हैं या जो बच्चे पीयर ग्रुप में ऐसे बच्चों के साथ निर्वहन कर रहे हैं, सभी इससे लाभान्वित होंगे। आई बिलीव दैट इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द लिसनर्स एंड द पर्सन्स हु आर वॉचिंग दिस लेक्चर। सो आई होप इट शुड बी beneficial for you. Thank you. Ma'am, in this context of the lecture, what is the significance of the role of the teacher, especially in the case of hearing impaired children? Yes, very well. Teacher really had a great role in developing these children because as you know कि जब अध्यापक जो है ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेता है तो किस प्रकार से उन बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ वो मिलाकर पढ़ा सकता है, ये कोई आसान कार्य नहीं है। लेकिन फिर भी अध्यापक इस चैलेंज को स्वीकार करे और देखे कि उन बच्चों को ज़्यादा ध्यान दिया जाए, क्लास से अलग भी उनको पढ़ाया जाए। और जैसे मैंने बात की थी कि इन बच्चों को सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है, इनको सपोर्ट चाहिए कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स की भी, और टीचर का तो एक इसमें विशिष्ट योगदान है। वो PTA मीटिंग में भी पेरेंट्स को भी बुलाकर बताए कि इन बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करना
है और टीचर ये डिसाइड करेगा कि इस बच्चे में चिकित्सक की सहायता से कि इस बच्चे में कितनी डेसिबल्स हियरिंग लॉस है, उसके अकॉर्डिंगली वो टीचिंग स्ट्रेटेजी को डिसाइड करेगा. Okay, ma'am, what are the main challenges do you see to the education of hearing impaired children, especially in India? बेसिकली जितने हम चाह रहे हैं उतनी फैसिलिटी अभी हम जुटा नहीं पा रहे हैं. सो कुछ ऐसे चैलेंजेस हमारे सामने हैं. सरकार तो प्रयत्न कर रही है पर उनका जो इम्प्लीमेंटेशन है उसमें कहीं आज भी हमारी सोच में कहीं एक अभी भी कमी है. चाहे मैं माता पिता को लेकर बात करूं, चाहे मैं अध्यापकों को लेकर बात करूं, चाहे साथियों को बात करूं, तो जो चैलेंज है वो गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ के आधार पर नहीं है लेकिन हमारी सोच में कमी है. तो वो सोच हमें बदलनी होगी इन बालकों के प्रति, तभी जो इंक्लूजन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट आएगा. तो फैसिलिटी के आधार पर कोई दिक्कत नहीं है लेकिन हमारी सोच में अभी परिवर्तन बाकी है. Ma'am, in terms of infrastructural development, do you see that it's satisfactory for hearing impaired children, especially yes, in India? If we talk about the infrastructure facilities, they have been there. लेकिन मेरे ख्याल से जो हमारा अभी सोच है उसमें कमी है और implementation में कमी है. Okay, thank you, ma'am. Dear friends, we have tried to understand the meaning of special education and its historical background. And in this session of the lecture, we have talked about the issue of hearing impaired children. On that note, we are going to wrap up our lecture today here, and we want to thank Dr. Praveen Sharma for coming here and delivering this wonderful lecture. And thank you, dear friends, for watching our lecture. Stay tuned and keep watching. Thank you.